स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई रविंद्र सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा आपकी हो रही है 30 और 31 तारीख को भी है। मेरे प्यारे भाई, ये 2 दिन जो आपका पेपर है इसमें बहुत सारे बच्चे के मन में डर है कि क्या पेपर हाई हो जाएगा या लेवल हाई हो जाएगा क्या, क्योंकि सबसे लास्ट में मेरा पेपर हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, बहुत सारे अजीबोगरीब सवाल आ रहे हैं। तो देखिए, मैं एक बात आपको सजेस्ट करना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई, जो आप सोच रहे हैं ना ये बिल्कुल गलत है। नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा जो है ये आपकी एवरेज शिफ्ट के अनुसार मिलता है। जिस हिसाब से आपके पेपर का लेवल होगा उस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले शिफ्ट वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और लास्ट वालों को बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जो अभी हाल ही में 2020 में यूपी पुलिस जेल वार्डर की भर्ती हुई थी, उसमें लास्ट वाली शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिला था। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाली शिफ्ट थी, शायद 20 दिसंबर या 20 नवंबर को पेपर था, उस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होने का कारण यह है कि सबसे ज़्यादा टफ जो है वो जेल वार्डर का पेपर माना जाता है। अब तक भी अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा टफ जेल वार्डर का ही पेपर माना गया है। उसकी हिंदी इतनी खतरनाक थी कि देखते ही पसीने छूट गए थे। इस वजह से मेरे भाई कहा जाए तो पेपर जो है या फिर कहा जाए जो नॉर्मलाइजेशन है ये आपकी एवरेज शिफ्ट के अनुसार होता है। तो ये आपको नहीं डरना है कि हमें फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं। बाकी आपको अपना पूरा 100% देना है, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन आपको 100% अपना देना है। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की। मेरे प्यारे भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए। जो आपको सवाल आते हैं वो तो आप करोगे ही, बाकी जो आपको नहीं आते हैं उसका आप ऑप्शन एलिमिनेट करके ऑप्शन काटिए। उसके बाद देखिए कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, और 2 ऑप्शन में जो लगे कि हाँ ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, तो उसमें जो भी आपको लगे आप उसको चूज कीजिए। हो सकता है मेरे प्यारे भाई 4 क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चन तो सही जाएगा ही जाएगा। इस वजह से आपको जो ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश कर पाएंगे वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर भी पाएंगे। चलिए, आज की जो ये क्लास है इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। यूपीएसआई में पूछा गया है 2021 में, उसके सवाल जो है मैं आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ, और जितने भी टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स से पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से मैं लेकर आया हूँ। ठीक, शुरुआत करते हैं भाई। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर देना। आप सभी के सपोर्ट से बस अपना परिवार अब 1 लाख का पूरा होने ही वाला है। मात्र वही लगभग 40 से 50 सब्सक्राइबर्स कम हैं। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप सपोर्ट कर देंगे तो बहुत जल्दी अपना ये परिवार 1 लाख का हो जाएगा। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे भाई कि आप प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी 1 लाख पूरा करवा दीजिए। उसके बाद मैं आप सभी के लिए कुछ नया, बहुत ही बेहतरीन, यूनिक चीज़ें लेकर आने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल देखिए, सवाल है कि श्रीमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। राइट उत्तर हो जाएगा 1964 में, 1964 में। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसमें मैंने क्वेश्चंस का लेवल जो है, जीके के क्वेश्चंस का लेवल जो है मैंने हाई रखा है, क्योंकि आपने देखा है गाइस कि अगर कहा जाए तो मैथ और रीजनिंग और हिंदी बहुत ही अच्छी आ रही है, लेकिन जो जीके है इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। जीके का बहुत अच्छा लेवल आ रहा है और इस वजह से आपको अच्छे लेवल के जीके क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। श्रीमा शास्त्री समझौता 1964 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायके और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच एक समझौता था। इस वजह से श्रीमा यानी कि श्रीमाओ भंडारनायके और शास्त्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों के बीच हुआ। इस वजह से श्रीमा शास्त्री समझौता कहा जाता है। कब हुआ? 1964 में। कहाँ पे हुआ? श्रीलंका में। सीलोन यानी कि सीलोन, ये जो है श्रीलंका का पुराना नाम है, में भारतीय मूल के लोगों की स्थिति और भविष्य के निर्धारण हेतु यह एक महत्वपूर्ण समझौता था। अगला सवाल है कि भारत ने किस देश के साथ S-400 का सौदा किया है। तो भारत ने किस देश के साथ S-400 का सौदा किया है? राइट उत्तर होगा रूस यानी रसिया के साथ। ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए 2 आक्रामक ऑपरेशन कौन से थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए 2 आक्रामक ऑपरेशन कौन से थे। तो पहला ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन ट्राइडेंट, और दूसरा ऑपरेशन था वो था पाइथन। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन, ये जो है 2 आक्रामक ऑपरेशन थे भारतीय नौसेना द्वारा पाकिस्तान की बंदरगाह कराची पर किए गए। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ समुद्र में जो लड़ाई छेड़ी थी उसका ही जवाब देने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन चलाया गया था। इस ऑपरेशन के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने
कराची नौसैनिक अड्डे पर हमले बोल दिए। और इस ऑपरेशन की सफलता के मद्देनज़र ही हर वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, आपसे पूछा जाएगा कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को। ये किसका कारण है नौसेना 4 दिसंबर को मनाए जाने का? तो 1971 में जो भारतीय नौसेना ने कराची के नौसैनिक अड्डे पर हमला किया, उसकी विजय के उपलक्ष्य में ही। तो राइट उत्तर हो जाएगा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपके सामने कि पहला सार्क व्यापार मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अभी जो आपकी 25 की सेकंड पाली में सवाल मतलब पेपर हुआ, उसमें सवाल पूछा गया कि सार्क का पूर्ण रूप क्या है। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो आपके संगठन वाले पूर्ण रूप हैं, और या फिर कहा जाए जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पूर्ण रूप हैं या फुल फॉर्म है, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो आप जाकर के वीडियोज़ में देख लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप कहोगे तो मैं एक अलग से नई प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए, आप जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको एक क्वेश्चन का फ़ायदा मिलेगा। पहला सार्क व्यापार मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। राइट उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नई दिल्ली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समझिएगा, सार्क का पूर्ण रूप अगर आपसे भी पूछ लिया जाए, क्योंकि सवाल रिपीट भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगर इसके अंग्रेजी में बात की जाए तो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क। समझिए फिर से, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यह सार्क का पूर्ण रूप है। दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। इसके पहले व्यापार मेले का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इसके प्रमुख देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान एवं भूटान है। मुख्यालय एवं इसका सचिवालय जो है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नेक्स्ट वाले आपके सामने सवाल देखिए, ये ऊपर वाला ये छोड़ दीजिए, ये वाला आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ये वाला ध्यान नहीं देना है। सवाल समझिए, पहला सवाल है, चीन और भारत के बीच 21 दिन चले घुसपैठ विवाद भारत के किस सेक्टर में हुआ था। चीन और भारत के बीच 21 दिन चले घुसपैठ विवाद, ये भारत और किस देश के बीच हुआ, किस सेक्टर के बीच हुआ था। तो ये हो जाएगा चुमार सेक्टर। बी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा चुमार सेक्टर। अगला सवाल देखिए, 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है। सवाल कह रहा है कि 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है। यूपी कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है 2014 में। तो 3 बीघा विवाद जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश के बीच। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट भी हाल ही में है ना। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। मतलब ये है कि सार्क का सदस्य इसमें कौन सा नहीं है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इसमें जो नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ये सार्क का सदस्य है, लेकिन म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश कीजिएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, ये दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलाकर की गई थी। 2007 के 14वें सम्मेलन में अफगानिस्तान जो है इसका 8वां सदस्य बना। सार्क के अभी तक 18 सम्मेलन हो चुके हैं। 2016 में प्रस्तावित 19वां शिखर सम्मेलन जो है ये आपका पाकिस्तान में आयोजित होने वाला था, परंतु किसी मतभेद के कारण नहीं आयोजित हो पाया था। तो ये 2016 की बात की जा रही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समझौता भारत और अमेरिका को ईंधन भराई और पुनर्भरण के लिए एक दूसरे की निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा समझौता भारत और अमेरिका को ईंधन भराई और पुनर्भरण के लिए एक दूसरे की निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा आपका LEMOA यानी कि LEMOA। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। LEMOA का फुल फॉर्म जो है यह लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये भारत और अमेरिका को ईंधन भराई और पुनर्भरण के लिए एक दूसरे की निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है। समझौता दोनों देशों को मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों जैसे पोर्ट ऑफ कॉल, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत में सुविधाएं प्रदान करता है। LEMOA की सबसे बड़ी लाभार्थी भारतीय नौसेना है, जो विदेशी नौसेनाओं के साथ सबसे ज़्यादा सूचना का आदान प्रदान और अभ्यास करती है। भारत और USA ने 2016 में इस पर हस्ताक्षर भी किए थे। नेक्स्ट वाले आपके सामने है कि फेसबुक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है।
सवाल इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जल्दी से बताइए फेसबुक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। भाई वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक और आपके शेयर सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और जब आप वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मेरे प्यारे भाई मुझे अंदर से ऊर्जा मिलती है और मैं आपको और भी बेहतरीन क्लासेस दे पाता हूँ। सो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। जितना जल्दी आप सब्सक्राइब कर लोगे उतना जल्दी अपना ये परिवार 1 लाख का पूरा हो जाएगा। और उसके बाद मैं आप सभी के लिए एक नया और यूनिक चीज़ लेकर आऊँगा, मतलब एक तरीके से कहा जाए बेहतरीन गिफ्ट्स होगी जो आपको अपनी परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगी। सो प्लीज़ आपसे निवेदन है भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक का जो मुख्यालय कहाँ पे है, राइट उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, यानी यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया में। राइट उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। हालांकि इस समय फेसबुक का नाम जो है ये फेसबुक ना होकर के मेटा कर दिया गया है, तो ये राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। स्थापना जो है इसकी 4 फरवरी 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा की गई थी। अगला है आपके सामने कि विदेशी व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेड यानी डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन यानी विकास और विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ था। देखिए विदेशी व्यापार अधिनियम ये कब लागू हुआ, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1992 में। विदेशी व्यापार अधिनियम जो है ये 1992 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य ने किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था। संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य ने किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, तो ये हो जाएगा वर्ष 2030 तक। राइट उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 2030 तक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड टू द सीट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पर चयनित पहले भारतीय अध्यक्ष का नाम क्या था, ये सवाल पूछा जा रहा है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। देखिए समझिएगा, वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, ये गलत है यहाँ पे, ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन यानी कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन या फिर कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका 2006 में। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2006 में। देखिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन को दिसंबर 2006 में आयोजित किया। इस सम्मेलन में विकलांगता समझौते को अपनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी विकलांग लोगों के समान मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, उनकी सुरक्षा करना, विकलांग लोगों की प्रतिष्ठा के लिए प्रचार करना, ये जो है ये विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, जो कि दिसंबर 2006 में आयोजित किया गया था संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है कि किस संस्था ने हैप्पी स्कूल परियोजना का शुभारंभ किया। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट। देखिए हैप्पी स्कूल परियोजना का शुभारंभ जो है किस संस्था द्वारा किया गया। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तहत। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हैप्पी स्कूल परियोजना का शुभारंभ जो है ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुभारंभ किया गया। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये कब किया गया, तो 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय इसका जो है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसका जो मुख्य एम है वो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति व संचार के माध्यम से देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा में योगदान देना। हैप्पी स्कूल परियोजना जो है ये इसी संस्था द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि वर्ष 1985 में सार्क की स्थापना हुई, संगठन का पूरा नाम क्या है। सेम डिट्टो सवाल यही आपका आया था 25 की सेकंड पाली में। तो मेरे प्यारे भाई जो भी मैं सवाल करवा रहा हूँ ये आपके एग्जाम्स में आने की पूरी संभावनाएं हैं। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, हर एक क्वेश्चन को समझ लीजिए। मैं तुरंत टेलीग्राम पे PDF दे दूंगा, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर लीजिए। लेकिन पहले वीडियो को देखने के बाद आप टेलीग्राम से इसकी PDF लीजिए और इसके बाद रिवाइज कीजिए। देखिए 1985 में सार्क की स्थापना हुई। इसका जो फुल फॉर्म है या पूर्ण रूप है यह है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, बाकी मैंने आपको पहले भी बताया है।
संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्य कार्यालय पेरिस में है? आपको बताना है कि इसमें से किसका कार्यालय पेरिस में है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। स्थापना जो इसकी ये 1946 में की गई थी। और मेरे प्यारे भाई बाकी मैंने आपको पहले भी बताया है। नेक्स्ट वाले कि विश्व में पेट्रोल की कीमत किसके दौरान निर्धारित होती है? बताएंगे। राइट उत्तर क्या हो जाएगा, विश्व में पेट्रोल की कीमत जो है ये ओपेक के दौरान निर्धारित होती है। और ये जो स्थापना हुई थी ओपेक की, ये 1960 यानी 1960 में हुई थी। तो ओपेक के द्वारा ही पेट्रोल की कीमतों को निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, ओपेक यानी कि ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक जो है 14 देशों का एक समूह है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है और स्थापना जो है इसकी 1960 में हुई थी। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी वॉज द चेयरपर्सन ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्स ऑफ काउंसिल, यानी कि माल और सेवा कर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष या चेयरपर्सन कौन होता है? देखिए माल और सेवा कर यानी जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है ये भारत के वित्त मंत्री या केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने की जीएसटी परिषद के केंद्र सरकार के ओट की भारिता या वेटेज क्या है? जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के ओट की भारिता या फिर वेटेज क्या है? तो ये है 1/3। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1/3। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वाले कि निम्नलिखित में से किस वस्तु पर भारत में वस्तु एवं सेवा कर के तहत टैक्स लिया जाता है? देखो ना तो सीएनजी पे टैक्स है, ना ही पेट्रोल और ना ही शराब। ना तो पेट्रोल पे टैक्स लिया जाता है, ना ही पेट्रोल पे जीएसटी लगती है, ना शराब पे जीएसटी लगती है और ना ही सीएनजी पे जीएसटी लगती है। जीएसटी का लगती है तो सोने के आभूषण पे। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोने के आभूषण पे। नेक्स्ट वाले आपके सामने क्वेश्चन नंबर अगला कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? बताएंगे। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर यूरो। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? यूरो। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए समझिएगा, डॉलर जो है किस किस देश में चलता है? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे हो गया, कनाडा, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान, कतर, यमन, सऊदी अरब, सीरिया, सूडान, मिस्र और ब्रिटेन और आयरलैंड। सॉरी कहाँ चली गई भाई, क्या बताएं, माफ़ कीजिए, बड़ी भारी गलती हो गई। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान में डॉलर चलता है, कतर, यमन, सऊदी अरब में रियाल चलता है और सीरिया, सूडान, मिस्र, ब्रिटेन, आयरलैंड में पाउंड चलता है। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? बताएंगे। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? यह जो है यह है उत्तर कोरिया की। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उत्तर कोरिया। देखिए मालदीव की राजधानी कहा जाए तो मालदीव की राजधानी माले, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर और दक्षिण कोरिया की सियोल। उत्तर कोरिया की कहा जाएगा मेरे प्यारे भाई तो प्योंगयांग। नेक्स्ट सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। डी उत्तर राइट हो जाएगा, 11 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और 2008 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित थे। और 11 नवंबर को मनाया जाता है, 2008 से शुरू हुआ है। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? WHO के द्वारा ये जो है मनाए जाने की घोषणा की गई 7 अप्रैल को। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। देखिए समझिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व के देशों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर सामंजस्य बनाने एवं मानक विकसित करने वाली संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 193 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। इसकी स्थापना या संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस जो है 25 नवंबर को मनाया जाता है। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है आपके सामने कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131
द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस वर्ष को घोषित किया। देखिए मतलब क्या है, कहने का ये है कि योगा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए इतना इजी सवाल और इतना घुमा फिरा के आपसे पूछा गया, क्यों पूछा गया कि ताकि आप थोड़ा सा भौचक्के हो जाए और सवाल गलत कर दें। मेरे प्यारे भाई जीएस में इसी तरीके के सवाल आ रहे हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। जीएस इसमें ईजी नहीं आ रही, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। तो राइट उत्तर हो जाएगा 21 जून। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 21 जून। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि द ग्रेट एलॉन किताब के लेखक कौन है। द ग्रेट एलॉन किताब के लेखक कौन है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टीन हन्ना। क्रिस्टीन हन्ना जो है द ग्रेट एलॉन पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राइट उत्तर हो जाएगा इस्माइल मर्चेंट। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस्माइल मर्चेंट। अगला है कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक अनब्रेकेबल है। वी आंसर राइट हो जाएगा अनब्रेकेबल। देखिए प्लैंक टू विन जो है साइना नेहवाल की है। नो होल्डिंग बैक जो है माइकल होल्डिंग और इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर की रचना है। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका अनब्रेकेबल। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सवाल फिर से समझिए, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वो भी नंदन नीलेकड़ी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वो भी नंदन नीलेकड़ी। अगला है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NR नारायण मूर्ति। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी NR नारायण मूर्ति। अगला सवाल है आपके सामने कि किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलेसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। तो अनलेसिंग इंडिया पुस्तक जो है बीरप्पा मोइली द्वारा लिखी गई है। राइट उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बीरप्पा मोइली। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक बैसरो जनतो के रचयिता कौन है। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक बैसरो जनतो के रचयिता जो है नरसिंह मेहता है। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका नरसिंह मेहता। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि हरिवंश राय द्वारा जो पुस्तक लिखी गई या काव्य संग्रह लिखा गया कौन सा है, या फिर हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है। तो ये हो जाएगा मधुशाला। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा मधुशाला। अगला सवाल है आपके सामने कि कंप्यूटर में JPEG का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर में JPEG का पूर्ण रूप क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। JPEG फुल फॉर्म जो इसका ये है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि ये वही रिपीट है। अगला सवाल है आपके सामने कि मैक OS द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक OS जो है किसके द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एप्पल इंक के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा एप्पल इंक के द्वारा इसके जो मतलब विकसित किया गया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा एप्पल इंक के द्वारा। जो एप्पल का मतलब हेडक्वार्टर है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। अगला है कि फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्न में से किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। फेसबुक पर शो देखने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। कैमियो नहीं, फेसबुक ट्यूब नहीं, फेसबुक ऐप नहीं, फेसबुक वॉच। तो फेसबुक वॉच का हम प्रयोग करेंगे फेसबुक पे शो यानी वीडियोज वगैरह देखने के लिए। तो डी आंसर राइट हो जाएगा फेसबुक वॉच। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि निम्नलिखित में से सोशल नेटवर्किंग कंपनियों में से कौन व्हाट्सएप का मालिक है। देखो वीचैट, स्नैपचैट, ट्विटर नहीं है, फेसबुक। क्योंकि आप देखते हैं कि जब आप अपना व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो नीचे लिखा रहता है फ्रॉम मेटा। तो मेरे प्यारे भाई फेसबुक का नया नाम ही मेटा हो गया है और ये मेटा से ही संबंधित है। आपका व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम, ये सभी जो है ये मेटा से ही संबंधित हैं। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा मेटा या फिर फेसबुक। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, नहीं सवाल कंप्लीट हुआ। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपके करवा दिए हैं बहुत ही कम समय में, और ये जो मैंने सवाल करवाए हैं बहुत चुने चुने सवाल करवाए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल यही सवाल आएगा, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेड सवाल मैंने करवाए हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। मेरे प्यारे भाई कोई 20 से 25 मिनट अगर आप एक क्लास को दे दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने की चांस है, क्योंकि जिस तरीके सवाल मैंने करवाए हैं उस तरीके के पूछे जा रहे हैं। तो आई होप कि ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इस वजह से मैंने जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने करवा दिया है। बाकी आज की हमारी मेहनत कैसी लगी इस पर आपकी राय मुझे जरूर
चाहिए मेरे भाई। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो मेरा आपसे निवेदन है भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब्स के बिना कुछ भी नहीं है मेरा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, टेलीग्राम पे जाइए एग्जाम गुरुजी बाई रविंद्र सर लिखिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा, उसके बाद रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद आप पीडीएफ से ही रिवाइज करें, आपका समय बचेगा और आपका एक बार जो क्वेश्चन है अच्छे से कंटेस्ट भी हो जाएगा। तो बाकी मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में नहीं, आपको ये हमारी मेहनत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप का एग्ज़ाम जो है कहाँ पे है ये मुझे बताना है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।